रेप करना, फिर वीडियोस बनाना, नाजेबा वीडियोस बनाना और उन वीडियोस के ज़रिए से दोबारा ब्लैकमेल करके रेप करना और फिर जो एविडेंस हैं फ़ोन में से उनको डाटा डिलीट करना। आयशा जट की उम्र कितनी है और उसके साथ कितनी बार जो है वो ज़्यादती की गई? 24 ईयर्स उसकी उम्र है और मल्टीपल टाइम ये एक्ट रिपीट हुआ है। अब इसको यहाँ पे नंबर में काउंट करना तो मुश्किल है। इंस्टाग्राम वगैरह के ज़रिए से इनकी दोस्ती हुई थी, बाद में इन्होंने कोलैब करने के लिए वहाँ पे बुलाया और उसको फिर जूस वगैरह पिला के इस चीज़ का, इस एक्ट का निशाना बनाया और बाद में फिर ये मामला चलता रहा। अब अगर मेरिट पे फैसला होता है तो इनको कितनी सज़ा हो सकती है, रजब भट्ट और बाकियों को? इनको सज़ाएँ बहुत उम्र कैद और फ़ाइन वगैरह ये सज़ाएँ हैं उसमें हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूँ अमरेज़ हैदर। नाज़रीन, रजब भट्ट और उसका गैंग जो है वो 22 तारीख को एक्सपोज होने जा रहा है। ऐसे क्या शवाहिद हैं जिसकी वजह से वो एक्सपोज होंगे और सलाखों के पीछे होंगे? हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट फ़याज़ रामे साहब मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रामे साहब, बताइएगा कि किस तरह जो है वो एक्सपोज होने जा रहे हैं, ऐसे क्या शवाहिद आपके हाथ लगे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, 3-4 तरह के एलिगेशन इनके अगेंस्ट हैं। पहला एलिगेशन ये है कि रेप करना, फिर वीडियोस बनाना, नाजेबा वीडियोस बनाना और उन वीडियोस के ज़रिए से दोबारा ब्लैकमेल करके रेप करना और फिर जो एविडेंस हैं फ़ोन में से उनको डाटा डिलीट करना। तो ये उनके पास ये हमारे पास एविडेंस हैं और इसमें जो कंप्लेनेंट है आयशा, जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अदालत में, उनके पास पूरी तरह से वो अपने बयान के ऊपर अटल हैं और वो 22 तारीख अब इसके लिए अदालत ने फ़िक्स की है, जिसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए रखा गया है। तो इंशाल्लाह 22 को हम पेश होंगे और पूरी तरह से उसको जितने भी एविडेंस हैं वो पेश करेंगे। अच्छा रामे साहब, ये बताइएगा कि आयशा जट की उम्र कितनी है और उसके साथ कितनी बार जो है वो ज़्यादती की गई? 24 ईयर्स उसकी उम्र है और मल्टीपल टाइम ये एक्ट रिपीट हुआ है। अब इसको यहाँ पे नंबर में काउंट करना तो मुश्किल है, लेकिन इसको ना ही को किया जा सकता है। लेकिन 24 ईयर उसकी एज है और मैं तो अगर शुरू में इस केस में आया होता तो मैं शायद इनकी आइडेंटिफिकेशन भी रिवील ना होने देता, क्योंकि विक्टिम ऐसे केसेस में उसकी आइडेंटिफिकेशन को हाइड किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझसे पहले जो लोग इसको देख रहे थे तो ये मामला सोशल मीडिया पे आ गया। तो क्योंकि बाद में आपको पता लड़कियों की शादियाँ वगैरह भी होनी होती हैं, तो हमें अब यहाँ पर ये करना पड़ रहा है। तो मल्टीपल टाइम ये एक्ट हुआ है। अच्छा, उन्होंने जो ज़्यादती की है उनके साथ, इसके अलावा सलमान के अलावा, जो मेन सलमान मुलजिम है, इसके अलावा क्या रजब भट्ट भी और उसका जो बाकी गैंग का वो भी मुलविस था? और डाटा जो है वो क्यों रीसेट किया गया? देखें, इस बात का जवाब तो वही देंगे ना। डेफिनेटली उसमें कोई प्रीशियस एविडेंस थे। ऐसा क्या था? उनकी वीडियोस नहीं? नाजेबा वीडियोस जो वो बना के इनको शेयर करते थे, जिनके ज़रिए से ब्लैकमेल करते थे, उनके पास वो डाटा मौजूद था, उसको रीसेट किया। और रजब भट्ट के ऊपर यही एलिगेशन है। सलमान के ऊपर अगर रेप का एलिगेशन, तो रजब भट्ट के अगर ऊपर ये एलिगेशन है तो उन्होंने, देखें, अगर हमारे पास एविडेंस भी मौजूद है कि उन्होंने वो फ़ोन रीसेट किया है, तो मुझे ये बताएं वो डाटा जो उन्होंने डिलीट किया है, ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि उन्होंने वो डाटा उनको डिलीट करना पड़ गया? उनको डेफिनेटली उनको पता था अगर वो डाटा लीक होता है तो ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे और इनको सज़ा होगी। तो गुनहगार जो डाटा था ये सलमान ने डिलीट किया या रजब भट्ट ने डिलीट किया? ये तो रजब भट्ट और बाकी उसके जो दोस्त हैं उन्होंने डिलीट किया, उनके ऊपर एलिगेशन है। सलमान ने तो किया है, इन्होंने उसको असिस्ट किया, फैसिलिटेट किया, बतौर बेटर सूरतकार बने उसकी मदद की है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इनका रब्ता जो है वो आयशा से कैसे हुआ था, सलमान का? इंस्टाग्राम वगैरह के ज़रिए से इनकी दोस्ती हुई थी, बाद में इन्होंने कोलैब करने के लिए वहाँ पे बुलाया और उसको फिर जूस वगैरह पिला के इस चीज़ का, इस एक्ट का निशाना बनाया और बाद में फिर ये मामला चलता रहा। कितने साल तक ये चलता रहा, क्योंकि ये केस जो है ये दब गया था? ये पिछले साल जो है वो जून में FIR रजिस्टर्ड हुई है। आलमोस्ट तकरीबन को 10 मंथ हो गए हैं। उससे पहले ये राउंड अबाउट 1 ईयर रिलेशनशिप में रहे, मोर देन 1 ईयर ही। तो उसमें अब वो सारी की सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। मामला बेसिकली दबा बिल्कुल भी नहीं है। आयशा अपने मौक़े पर कायम थी। पुलिस ने इस मामले को, गिरफ़्तारी को पोस्टपोन कर दिया था, डिले कर दिया था। उन्होंने इनकी गिरफ़्तारी को डिले किया था, लेकिन अब मैटर कोर्ट में आ गया। कोर्ट में तो आया ही अभी है, तो कोर्ट में आया तो कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन लिया है और उसको लीगली प्रोसीड कर रही है अदालत। अच्छा, इनके ऊपर मुतअद्दिद केसेस होते हैं, आपने देखा है सोशल मीडिया पे वो केसेस वायरल भी होते हैं। ये गिरफ्तार क्यों नहीं होते? ये सलाखों के पीछे क्यों नहीं जाते? ऐसी क्या इनके पास जो है वो जन्मभूमि है जिसकी वजह से ये जा नहीं सकते? यार, अभी तक कोई ना कोई कंप्लेनेंट तगड़ा नहीं आया, ठीक है। पाकिस्तान में एक लॉ है, प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट्स। जो बोले वही कुंडा खोले। अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो आपने साबित भी तो करना है। यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों को इल्ज़ाम लगाने की बहुत जल्दी होती है, बाद में उसको साबित नहीं कर पाते। तो यही वजह है। फिर रजब भट्ट ने इस पूरे मामले में बड़ी महारत के साथ, बड़ी एक्सपर्टी के साथ
मामले को डील किया है। और आपको पता है वो एक पैसे वाला और इन्फ्लुएंस भी रखता है, और उसने अपने पैसे का सही इस्तेमाल किया और सही तरीके से चीज़ों को मैनेज करके अपने फेवर में फैक्ट्स को मोड़ा है। और फिर उसकी लीगल टीम भी आपने देखा है कि उन्होंने भी बड़ी अच्छा रोल इसमें प्ले किया। तो यही वजह है कि लोग जो मुकदमात अभी तक इसके मुकाबले में कंप्लेनेंट आए हैं वो उस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सके। अभी आयशा का केस भी बहुत स्ट्रॉन्ग केस था। 376 एक बहुत बड़ा ऑफेंस होता है, मर्डर के बाद ये ऑफेंस कंसीडर किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बच्ची भी उस तरह से उसको नहीं लेकर चल सकी जो इससे पहले हमारे दोस्त या इसको लेकर जिनके ज़रिए से ये चल रही थी। 164 के स्टेटमेंट में वो इनको सही तरीके से गाइड नहीं कर सके। मेडिकल के जो चीज़ें थी और सोशल मीडिया पे जिस तरह से चीज़ों को लेकर किया गया उस चीज़ों के हवाले से नहीं कर सके। तो ये है कि ऐसी चीज़ों में वकील के साथ मशवरा बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स साहिल भी आपको पता है कि वो समझता है कि जनाब पता नहीं मैं सोशल मीडिया पे अदालत लगा लूँगा तो मुझे जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आपने कोई भी स्टेटमेंट देना है आपने अपने वकील से मशवरा करके देना है। तो सलमान ने और इन लोगों ने इस चीज़ को बड़ा फॉलो किया, अपने जो लॉयर्स की इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो किया। आपने देखा ना रजब तो मियां अली इशफाक साहब के बगैर सांस भी नहीं लेता, ठीक है। उन्होंने उनके इंस्ट्रक्शन को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो किया और फैक्ट्स को अपने पाकिस्तान में उसके जितने भी केसेस होते हैं वो मियां अली इशफाक साहब ही देखते यार आप ये इमेजिन करें कि कराची में उसको मार पड़ती है, उसका कंप्लेनेंट ही मियां अली इशफाक साहब बनते हैं। ट्रस्ट का लेवल चेक करें ना क्या है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि वो उन्होंने अपने लॉयर्स के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन में रहे, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और फैक्ट्स को बेहतर तरीके में मोड़ा और अपने मुकदमात को मैनेज करने में कामयाब रहे। और जो कंप्लेनेंट पार्टी जितने भी केसेस में आए हैं अब वो उस तरह से फैक्ट्स को नहीं अदालत के सामने रख सके जिसकी वजह से उनको रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, अब अगर मेरिट पे फैसला होता है तो इनको कितनी सज़ा हो सकती है, रजब भट्ट और बाकियों को? इनको सज़ाएँ बहुत उम्र कैद और फ़ाइन वगैरह ये सज़ाएँ हैं उसमें हो सकती हैं, डिपेंड करता है अदालत क्या करती है। अच्छा, आप रजब भट्ट और उसकी टीम को आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे और क्या आप वाकई रजब भट्ट को जो है वो सलाखों के पीछे करवाएंगे? देखिए मैं सिंपल ये कहूँगा कि आई हैव सॉफ्ट एंड सेट व्यू फॉर एवरीवन। रजब भट्ट से मेरा कोई पर्सनल तनाज़ा नहीं है किसी किस्म का भी। और हम वकील जो लोग होते हैं हम तो अपना लीगल ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, सज़ा अदालत ने देनी है। हाँ, आयशा जट ने पूरी हमें प्रोफेशनल फ़ीस जो है वो पे की है और हमारी खिदमत ली हैं। इंशाल्लाह मैं अपना ऑब्लिगेशन पूरी ईमानदारी से निभाऊँगा और वो आप सारे लोगों को नज़र भी आएगा। बस मैं यही कहूँगा कि रजब भट्ट साहब को चाहिए था कि अगर वो इनोसेंट है तो वो सलमान को घर से निकाल देते हैं। उन्होंने मोबाइल फ़ोन क्यों रीसेट किया, डाटा क्यों डिलीट किया, वो क्रिमिनल का साथ दिया, इट मीन वो भी क्रिमिनल है। और इस चीज़ को हम अदालत में इस्टेब्लिश करेंगे इन सारे फैक्ट को। और मैं सिंपल ये कहूँगा कि अभी मैटर अदालत में पेंडिंग है। आपको भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इस केस के बारे में। कोई बात नहीं यार, हमें तो बहुत सारा लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं। अब मैं हर बंदे की बात का जवाब थोड़ी दे सकता हूँ। मेरा काम अदालतों में रहना है। मैं इंशाल्लाह अब वहाँ पे आपको नज़र आएगा, बेस्ट रोल प्ले करूँगा। और मैं भट्ट साहब को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अभी किसी भी शख्स को अदालत का सज़ा देना या बरी करना ये अदालत का प्रेरोगेटिव है, अदालत को करने दें। आपको 22 आपने ये दावा किया 22 को आप बरी हो जाएंगे, तो अब मुझे पूरी यकीन है कि 22 को आप ये मुकदमा डिस्चार्ज करवा के उसकी कॉपी मुझे देकर जाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। और अगर अल्लाह ने आपको थोड़ी बहुत इज़्ज़त दी है तो उसको मेंटेन रखें। ऐसा ना हो कि आपका असल चेहरा लोगों के सामने आ जाए और आप किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना रहें। जी बिल्कुल नाज़रीन, कमीने जब अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। आपने अक्सर इनको देखा है कि जिस तरह ये सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं उस तरह ये होते नहीं हैं। आप इनकी अभी जो चैट्स हमारे पास मौजूद है आप इनको देखें तो किस तरह जो है ये उनके साथ चैट करते हैं। उनके ख़ानदान वाले अगर ये चैट देखें तो शर्मिंदा हो जाए। बाकी देखते हैं 22 तारीख को जो है इनके साथ क्या होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अमरेज़ हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।